मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है जी डियर स्टूडेंट, ठीक ठाक खैरियत से? अच्छा जी, आज एंजाइम को लेकर हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं और ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। जी हाँ, टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम के ऊपर असर अंदाज होते हैं। क्या टेम्परेचर की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी में इजाफा होता है या टेम्परेचर की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी मुतासिर होती है, कम होती है, या टेम्परेचर जो है एंजाइम के शक्ल को बिगाड़ते हैं। अगर उसको डीनेचर करते हैं तो फिर ये देखते हैं कि उसको कैसे डीनेचर करते हैं, उसके अंदर कौन सी चेंजेस पैदा करते हैं जिसकी वजह से एंजाइम की जो शक्ल होती है 3D 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, डीनेचरेशन कहते हैं। तो जी आज के टॉपिक में हम इंशाअल्लाह ताला इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट। टेम्परेचर जो है इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। टेम्परेचर जो है वो क्या करते हैं, दे हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जी हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर के अंदर इजाफा होता चला जाएगा किसी भी सिस्टम का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनवायरनमेंट का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, अगर उसके टेम्परेचर के अंदर वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है उसमें भी इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी में इजाफा होता चला जाएगा। सो दिस इज टेम्परेचर हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट। इट मींस if we increase a temperature, if there is any increase in the temperature, the enzymatic activity will also increase। और इसमें थोड़ा सा आपको मजीद बताएं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये भी चीज भी याद रखें, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, हर 10 डिग्री राइज के ऊपर क्या फायदा होगा, जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स डबल। ये जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 100% इसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी में इजाफा हो जाएगा। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि हर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो तकरीबन रेट ऑफ रिएक्शन जो है दिस विल इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 10%। जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा उसके अंदर तकरीबन 5 से लेकर 10% तक इजाफा होता चला जाएगा। यानी कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बढ़ने पर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक चीज आप याद रखें कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा और अच्छी खासा उसके अंदर इजाफा होगा। लेकिन यहां पर आप याद रखें कि दिस इंक्रीज इज अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ये जो इजाफा हो रहा है ये एक खास हद तक होगा, क्योंकि एंजाइम जो है वो किसी एनवायरनमेंट के अंदर ओपनली काम नहीं कर रहे, बल्कि एंजाइम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कर रहे हैं, यानी जिस्म के अंदर काम कर रहे हैं। और एंजाइम का काम करना किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिस्म के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन आप ले लें, इंसान ले लें आप, तो ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है दिस इज अबाउट 36 डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, जिसे हम कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे हम कहते हैं। इतना तकरीबन ह्यूमन टेम्परेचर होता है। अब तमाम जो एंजाइम होते हैं वो इसी रेंज के अंदर बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। अगर 37 डिग्री से टेम्परेचर कम भी हो जाता है तो ठीक है, एंजाइम का रिएक्शन होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, स्लो होगा।
और अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, फॉर एग्जांपल इफ दिस टेम्परेचर इंक्रीज टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाए, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए, फिर भी एंजाइम काम करेंगे लेकिन उनमें थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा। तो ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, नीचे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा अगर टेम्परेचर कम होगा, लेकिन एंजाइम काम जरूर करेंगे। लेकिन अगर बिलफर्स्ट ये जो टेम्परेचर है दिस इंक्रीज अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे हम कहते हैं, इससे बढ़ना शुरू हो जाए। अगर ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से, जिस्म का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चलना शुरू हो जाए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाना शुरू, जिस्म का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का नहीं, जिस्म का टेम्परेचर इससे ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो फिर क्या होंगे, जितने भी एंजाइम इसके अंदर मौजूद होंगे वो सब के सब अपना फंक्शन जो है वो लॉस करना शुरू कर देंगे। और कुछ एंजाइम ऐसे भी होंगे जो डीनेचर हो जाएंगे, यानी परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। कुछ एंजाइम आर्जी तौर पर क्या होंगे, अपना काम बंद कर देंगे, जैसे टेम्परेचर जिस्म का वापस बहाल होगा, रिस्टोर होगा, उसके साथ साथ वो दोबारा अपना काम शुरू कर देंगे। तो टेम्परेचर जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक खास हद तक टेम्परेचर में इजाफा होगा तो रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी में इजाफा होगा, लेकिन एक खास हद के बाद अगर टेम्परेचर में इजाफा होगा तो रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ना सिर्फ कम होगी बल्कि जो एंजाइम इसके अंदर काम कर रहे हैं वो जो एंजाइम होंगे वो भी डीनेचर हो जाएंगे या फिर वो टेम्पररी अपना काम जो है वो छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर जिस्म का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो तकरीबन फिर क्या होगा, फिर जो एंजाइम का रिएक्शन होगा वो भी इसके साथ साथ स्लो होना शुरू। फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसका जिस्मानी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ड्रॉप होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकती है और उसके अंदर कोई डिजीज भी हो सकती है, तो इसकी वजह से अगर उसका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो भी सर्टेनली वो भी अपना रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, स्लो करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक खास हद तक ये चलते रहेंगे। अच्छा, फिर भी अगर बिलफर्ज हम अगर किसी एंजाइम को क्या कर दे, फ्रोजन कंडीशन पर कर दे, फ्रोजन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप याद रखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ऐसे ही होता है कि कुछ एंजाइम पहले तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करते चले जाएंगे, जैसे हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, लो टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता चला जाएगा, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उस तक पहुंच जाए तो कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम इनएक्टिव टेम्पररीली, कुछ एक्टिव, इनएक्टिव, और कुछ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परमानेंटली डिस्ट्रॉय और डीनेचर हो जाते हैं। ये उस वक्त हो सकता है जब बिलफर्ज कोई शख्स जो है वो किसी बर्फ के अंदर या किसी ठंडी जगह पर बहुत बड़े अरसे के लिए मतलब मौजूद होगा, तो उसका जो जिस्म होगा, उसका पूरे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो सडनली लो होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त ऐसा पहुंचेगा कि उसका जो पूरा जिस्म है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाएगा। तो जैसे फ्रीजिंग पॉइंट पे उसका जिस्म चला जाएगा तो जितने भी उसके एंजाइम्स होंगे वो उस लेवल पर आकर काम करना बंद कर देंगे और किसी भी किस्म का फंक्शन जो है उस ह्यूमन के अंदर फिर वाकया नहीं होगा। तो ये कुछ असर है टेम्परेचर के जो जिस्म के ऊपर पड़ते हैं, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि ये पूरा फंक्शन किस तरीके से होता है और इसके पीछे कौन कौन सी केमिस्ट्री जो है वो काम कर रही है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पे देखते हैं हम कि ये जो टेम्परेचर की वजह से एंजाइम का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये डिस्टर्ब होता है, तो इसके पीछे दो फोर्सेस मौजूद हैं, एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है इसके अंदर इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं काइनेटिक एनर्जी को।
काइनेटिक एनर्जी किस चीज को कहते हैं कि द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ सिस्टम इन मोशन, जिसको मोशन में रखा जाता है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए आप इस चीज को जरा समझिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसका अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो दिस वन इज इक्वल टू हाफ mv²। अच्छा, यहाँ पर एक चीज तो आपको बिल्कुल यकीनी क्लियर होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप जो है कोई भी एक सिस्टम लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक सेल लीजिए, ठीक है ना, तो सेल हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक सिस्टम हो जाएगा। ये जो सेल है दिस इज फुल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पूरे का पूरा जो सेल है ये किस चीज से भरा हुआ है, मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर छोटे बड़े सब मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। मैंने सिर्फ सेल लिया है, मैंने कोई डायरेक्टली किसी एंजाइम या माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस वगैरह का नाम, सेल फॉर एग्जांपल हम एक सिस्टम सिर्फ लेते हैं और इसके अंदर इस चीज को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, वो सब के सब जो मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन। वो सब के सब जो है वो किस चीज के अंदर है, मोशन के अंदर है। जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल मौजूद है वो सब के सब एक मोशन, एक हरकत कर रहे होते हैं और वो हर वक्त मुतहर्रिक होते हैं। इस हरकत करने की वजह से क्या होता है कि दीज मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं और कोलिजन करते हैं। एंड दिस कोलिजन प्रोवाइड टेम्परेचर, हीट एनर्जी। इस कोलिजन की वजह से क्या होता है कि जब भी ये मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वहां पर क्या पैदा होता है, हीट एनर्जी पैदा होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है। तो आप फॉर एग्जांपल समझिए कि इस सिस्टम का जितना भी टेम्परेचर है इस वक्त, इसका जो टेम्परेचर है दिस इज अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पूरे का पूरा सिस्टम फिलहाल काम कर रहा है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो वेलोसिटी है वो एक खास रेंज के अंदर मौजूद है और वो एक खास रेंज के अंदर हीट पैदा कर रही है और वो एक खास रेंज के अंदर एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं। यानी अगर आप ऐसा समझ लें कि इसमें ये जो है ये एंजाइम है और ये जो है क्या चीज है, सबस्ट्रेट है, तो ये जो सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम के साथ कोलाइड होता है। जैसे ही कोलाइड होता है तो वहां पर एक्टिव साइट के ऊपर क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो इस टेम्परेचर के ऊपर एक खास मिकदार में केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा इजाफा होता है। तो टेम्परेचर में इजाफा होने का फायदा क्या होता है, जितने भी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन सब की जो वेलोसिटीज होती है उनके अंदर क्या होता है, इजाफा हो जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से जितने भी मॉलिक्यूल मौजूद हैं उन सब की वेलोसिटीज के अंदर क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। जब उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उनमें रेट ऑफ कोलिजन जो होता है उस पे भी इजाफा हो जाता है और वो तेज चलते हैं। तो तेज चलने की वजह से तेजी से एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं। अब इसके दो फायदे होते हैं। नंबर एक, जब वो तेज चलते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। यही चीज हमने पढ़ी है कि हर डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, इजाफा होता है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होगा इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है उसमें इजाफा होगा। जैसे उसमें इजाफा होगा एक दूसरे से कोलाइड तेजी से करेंगे। जब ये एक दूसरे से तेजी से टकराएंगे तो जल्दी जल्दी बॉन्ड क्रिएशन होगा और जितना फास्ट बॉन्ड क्रिएशन होगा उसी कदर जल्दी से सबस्ट्रेट में से प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। ये तो फायदा होगा किस चीज का, एंजाइमेटिक रिएक्शन में इजाफे का। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर में भी इजाफा होगा, हीट में भी इजाफा होगा, क्योंकि
हर कोलिजन की वजह से हीट पैदा होती है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से कोलिजन की तादाद में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से हीट की तादाद में भी क्या होगा, इजाफा होता चला जाएगा। तो ये चीज आप याद रखें कि टेम्परेचर के बढ़ने से ये तो ठीक है कि रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन जितना भी सिस्टम मौजूद है उस तमाम सिस्टम का इंटरनल जो हीट है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। अब इसी चीज को आगे करते हैं कि ये जो इंटरनल हीट है ये क्यों बढ़ती है, यानी इसका जो इंटरनल एनर्जी है इसमें इजाफा क्यों होता है। तो उसके लिए आपने एक और चीज को कंसीडर करना है। यहां पर फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है सबस्ट्रेट, और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एंजाइम। अब ये दोनों मॉलिक्यूल 35 डिग्री सेंटीग्रेड 35 तक तो ठीक है ये बढ़ रहे हैं, मजीद हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और इसको हम लेकर जाते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 35 पर या 40 पर या कोई भी टेम्परेचर होगा तो इंटरनल एनर्जी हम किसे कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। ये जो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं सबस्ट्रेट का या कोई मॉलिक्यूल ले रहे हैं एंजाइम का, इसको आप कंसीडर करें, ये मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 किस्म की मूवमेंट हो रही है, जिसमें हम एक को कहते हैं रोटेशनल, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, ठीक है ना, रोटेशन अपने महवर के इर्द गिर्द, एक्सेस के इर्द गिर्द रोटेशन भी कर रहा है, और इससे जो एनर्जी पैदा हो रही है इसे हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। तो एक इसके अंदर मौजूद है रोटेशनल एनर्जी। दूसरे इसके अंदर एक और मूवमेंट हो रही है जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से लेकर वाइब्रेशनल बन जाता है। वाइब्रेशन किसे कहते हैं, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट भी कर रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे भी होता चला जा रहा है, और इस दौरान जो एनर्जी पैदा हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी भी कहते हैं। तीसरी एनर्जी जो यहाँ पर काम कर रही है वो क्या है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशन, जिसमें एज अ होल पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा होता है, तो ये मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह की हरकत कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो एनर्जी पैदा हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन एनर्जी कहते हैं। 4 नंबर जो एनर्जी पैदा हो रही है वो क्या चीज है, केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी, ये जो मॉलिक्यूल है जब वो इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, और इस बॉन्ड बनाने के दौरान जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं। और 5वें नंबर पर हम कहते हैं नॉन केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी। बाज़ औक़ात ये एक दूसरे के साथ गलत स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक्टिव साइड के ऊपर एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते बल्कि किसी और साइड पर कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड तो नहीं बनता लेकिन एनर्जी जो है वो जरूर पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग केमिकल एनर्जी। तो अब आप सोचिए कि इस कदर ज्यादा एनर्जी जो है वो इस दौरान उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है, इन तमाम एनर्जीज में भी इजाफा हो रहा है, और ये वो एनर्जीज हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल, चाहे वो सबस्ट्रेट हो चाहे वो एंजाइम हो, उसके इंटरनल एनर्जी में फौरन क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। अब इन तमाम एनर्जीज का एक आउटपुट क्या चल रहा है, इन तमाम एनर्जीज का आउटपुट ये निकल रहा है कि जो पूरे का पूरा सिस्टम होता है उस सिस्टम की हीट जो एनर्जी होती है उसमें क्या होता है, इजाफा हो रहा है। ये तमाम एनर्जीज मिलकर क्या करती हैं, जो इसकी वजह से है वो इस पूरे सिस्टम को या इस सबस्ट्रेट या ये एंजाइम या जो पूरा सेल है इस पूरे सिस्टम की किस चीज में इजाफा कर रही है, उसकी हीट एनर्जी में इजाफा कर रही है। और जितना इसकी हीट एनर्जी में इजाफा होगा उसी कदर जो इसके अंदर केमिकल बॉन्ड मौजूद है, जिसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी, सम ऑफ द हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट और एंजाइम के अंदर क्या बनता है, बॉन्ड बनता है और नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जो एनर्जी केमिकल्स के अंदर काम कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जीज कहते हैं। तो सम ऑफ द हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में क्या होती है, तब्दील होती है। अब आप देखें ये तमाम एनर्जीज मिलकर हीट प्रोड्यूस करती हैं। हीट एनर्जी
केमिकल एनर्जी का बायस बनती है। और अगर ये केमिकल एनर्जी इस सबस्ट्रेट के अंदर है या इस एंजाइम के अंदर है और वो एक खास हद से उस केमिकल एनर्जी में इजाफा हो जाता है, तो जो एंजाइम है उसका शक्ल किस चीज से बना हुआ है? जी हाँ, एंजाइम का शक्ल बना होता है अमाइनो एसिड से। तो जितने भी अमाइनो एसिड के अंदर जो वीक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, अगर केमिकल एनर्जी में इजाफा होगा तो एंजाइम के अंदर जितने भी वीक बॉन्ड मौजूद होंगे वो सब के सब ब्रेकअप हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जैसे ही वो टूटना शुरू होंगे तो उस वक्त जो एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं डिनेचर, क्योंकि फिर वो मजीद काम करने के काबिल नहीं रहता। यही वजह होती है कि एक खास वक्त तक तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक खास वक्त के बाद जैसे ही हम टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो फिर बजाय इसके कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी में इजाफा हो, बजाय इसके कि उसमें इजाफा हो, उसका उल्टा काम शुरू हो जाएगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप होना शुरू हो जाएगी और जितने भी एंजाइम या सबस्ट्रेट दोनों के साथ ये वाकया हो सकता है, दोनों के जो शक्ल होती है वो क्या हो जाएगा? डिनेचर हो जाएगा और मजीद कोई केमिकल रिएक्शन जो होगा वो वाकया नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स इन चीजों को आपने समझा होगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और आपको थोड़ा सा बताते चले। एक हमने पढ़ा था उसके अंदर पीएच के अंदर, तो यहाँ पर भी एक चीज आप समझ लीजिए। एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, द आइडियल टेम्परेचर, द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर, सबसे ज्यादा मुनासिब दर्जे हरारत जिसके ऊपर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है। सो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर ऑन विच द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज अंडरवे। ठीक है, जिसके ऊपर वो चल रहा होता है, तो उस किस्म के टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। एंड दिस इज फॉर ह्यूमन बीइंग, इंसानों के लिए द ऑप्टिमम टेम्परेचर मैंने अभी यहाँ पर लिखा भी था आपके सामने, तो दिस इज अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ह्यूमन के लिए तकरीबन ये जो टेम्परेचर है ये क्या हो सकता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। सम ऑफ द एनिमल आर स्पेशली एडॉप्टेड टू दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ एनिमल्स के अंदर ये एडॉप्टेशन होती है। फॉर एग्जांपल, कुछ एनिमल रह रहे होते हैं एरेक्टिक रीजन में जहां पर हर वक्त बर्फ पड़ रही होती है, तो उनका जो सिस्टम होता है वो मॉडिफाइड हो चुका होता है, उसमें चेंजेस होती है उस इन्वायरमेंट को सरवाइव करने के लिए, और उनके जो एंजाइम होते हैं वो लो टेम्परेचर के ऊपर भी सही काम करते हैं। ये कुछ रेयर केसेस हैं। इसी तरीके से कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं डेजर्ट्स के अंदर, सहरा के अंदर रहते हैं, और डेजर्ट का जो डे टाइम टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव चला जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाने के बावजूद भी जो जिस्म होता है वो क्या करते हैं? अपना फंक्शन चला रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर भी जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से मॉडिफाइड हो चुके होते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग ये याद रखें कि अगर कोई इरेक्टिक रीजन में जानवर रह रहा है, या कोई फॉर एग्जांपल ह्यूमन है जो किसी आम एनवायरनमेंट में रह रहा है, या कोई डेजर्ट के अंदर रह रहा है, ये चीज याद रखें कि तीनों जो जिस्म है, तीनों मुख्तलिफ उसके अंदर काम करने वाला जो चीज है, केमिकल है, वो क्या चीज है? एंजाइम है। और एंजाइम जो है वो क्या है? प्रोटीन्स है। और प्रोटीन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डिनेचर होना शुरू हो जाते हैं। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहां पर रह रहे हैं, ठीक है ना? तो वो जो जानवर है जो इरेक्टिक रीजन में है या फिर डेजर्ट रीजन के अंदर है, वो हाई इंटेंसिटी जो हीट है या लो इंटेंसिटी हीट है उससे बचने के लिए फिर वो और कुछ तरीका भी इख्तियार करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो बर्फ में घूम फिर रहे हैं और उसके अंदर टेम्परेचर हो रहा है, या ये फिर सहरा के अंदर घूम फिर रहे हैं और इसके अंदर भी काम हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वो अपने आप को बचाने के लिए जरूर कोई और चेंजेस भी अपने अंदर करेंगे, तब जाकर उनके जिस्म के अंदर एंजाइम सही तरीके से काम कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट, होपफुली आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी इंशाअल्लाह ताला। वीडियो के आखिर में चंद सवालात आपके लिए रखे हुए हैं, आप उसके जवाब दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मजीद वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत।